अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स यानी आबाद ने आज एहतजाज के नाम पर कराची की शहरक शारा फैसल को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज था कि वाटर बोर्ड के खिलाफ और डिमांड थी कि बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वाटर बोर्ड एनओसी फराहम करे। सवाल यह पैदा होता है कि अगर हुक्म सुप्रीम कोर्ट का था तो वाटर बोर्ड एनओसी क्यों जारी नहीं कर रहा था, और सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर वाटर बोर्ड एनओसी जारी नहीं कर रहा था तो किसने आबाद को यह हक दिया कि वो कराची को जैम कर दे और शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दे, और वो भी ठीक उस दिन जिस दिन कराची में 11वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था और चंद दिन बाद दिफाई असलहा की आलमी नुमाइश आइडियाज़ 2018 भी मुनक़िद होने जा रही है, जिसके लिए बैनुल-अक़वामी मंदूबीन और असलहा साज बड़ी तादाद में शहर में मौजूद हैं। आखिर आबाद और वाटर बोर्ड के दरमियान इस टसल की असल वजह क्या है, और इसी तमाम इशू पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमने मदद किया है आबाद के करता धरता जनाब मोहसिन शेखानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद रहने का, इसी तरह ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद भी आज हमारे साथ मौजूद होंगे और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ के आलमगीर खान साहब, और हमारी कोशिश होगी कि इस मसले पर हम हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ भी लें, क्योंकि वज़ीर बल्दियात सिंध आबाद की जानिब से वाटर बोर्ड के खिलाफ धरने का कोई जवाब नहीं है, उनका ये कहना था। और सईद गनी साहब ने एहतजाज के दौरान बयान दिया था कि आबाद की जानिब से वाटर बोर्ड और महकमा बल्दियात के खिलाफ इस तरह एहतजाज करना कोई मुनासिब चीज़ नहीं है, ये कोई मुनासिब रविश नहीं है। साथ ही उन्होंने आबाद को मशवरा भी दिया कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाटर कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। तो शेखानी साहब, आप का मुद्दा जो है बजाय इसकी कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते, क्योंकि उन्हीं का फैसला था, लेकिन आपने तरजीह दी आज एहतजाज को, और जिससे आवाम को थोड़ी सी तकलीफ हुई है, बल्कि काफ़ी तकलीफ हुई है। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मदऊ किया और हमारा मुद्दे के हवाले से डिस्कस किया। देखिए, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है। 18 महीने से कराची में हाई राइज या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रुकी हुई है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। 18 महीने से सुप्रीम कोर्ट ने एक बैन लगाया था, जिसके बाद इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर के लिए अलाउ किया, और उसके बाद उसने ग्राउंड प्लस 6 की परमिशन दी कि अभी आप इनिशियली ग्राउंड प्लस 6 बनाएं और आपका नक्शा पूरा अप्रूव होगा, और उसके बाद जैसे ही वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो हम इन चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे रिव्यू पिटिशन में अपना डिफाइन करेंगे। ये कब की बात है? ये कब की बात है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये कितने महीने पहले सुप्रीम कोर्ट? 18 महीने पहले। 18 महीने पहले, अच्छा ठीक। 18 महीने पहले की बात थी जब ये बैन हुआ था। उसके बाद सेकंड स्टेज आया जब उन्होंने हमें कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी शहर में तो किस तरह काम होगा, हमें ग्राउंड प्लस 6 का उन्होंने कहा इनिशियली आप लोग शुरू करें, और ग्राउंड प्लस 6 के लिए उन्होंने कहा कि आप एनओसी कि वाटर बोर्ड की जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी अप्रूवल्स आपकी है वो करें। और उसमें क्या था कि ग्राउंड प्लस 6 में हम जितने भी जो सेलेबल 6 फ्लोर होंगे, इसके अलावा पार्किंग होगी, तो वो हमारा एक्टिविटी अप्रूवल्स हो गए। जब अप्रूवल्स हो गए, हमारे सारे सिस्टम हो गए, तकरीबन 500 प्रोजेक्ट अंडर पाइपलाइन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अप्रूव किए। 500 प्रोजेक्ट, और उसमें से तकरीबन 150 प्रोजेक्टों ने, तकरीबन 125 प्रोजेक्टों ने एनओसी के लिए, जब इसमें एक कंडीशन लगाई कि हमें यूटिलिटी एजेंसी से एनओसी भी लेनी पड़ेगी सबसे, वो के इलेक्ट्रिक भी, गैस भी और वाटर बोर्ड भी। हमने के इलेक्ट्रिक से भी ले ली, वाटर बोर्ड से भी, मतलब गैस से भी ले ली, के इलेक्ट्रिक ने भी दे दी कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। वाटर बोर्ड से हमारी भी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको अभी तो पानी नहीं चाहिए, हम एनओसी देते हैं, पानी आपको जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे उस वक्त दिए जाएंगे। ये गुफ्तगू हमारे 6 महीने से वाटर बोर्ड के और साथ। ये प्रोजेक्ट कितने अरसे में कंप्लीट होगा? एवरेज प्रोजेक्ट चाहिए 3 से 5 साल में कंप्लीट होते हैं। 3 से 5 साल में, ठीक है। और इतना टाइम है कि उसमें इस इन बिटवीन हम ऑलरेडी पानी टैंकर से लेके ही कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस इलेक्ट्रिक ने भी दे दिए होंगे, क्योंकि फौरी तौर पे तो वो भी इस पोजीशन में नहीं थे इतने लोगों को बिजली देने के। 3 से 5 साल में शायद वो भी अरेंज कर लेते। डेफिनेटली, एक आप जब एनओसी और प्रोजेक्ट सबमिट करते हो तो उनको एक टाइम लिमिट मिल जाती है, और वो अपना जो होमवर्क है वो कर लेते हैं। और उसी तरह ये प्रोजेक्ट 5 साल में जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो ये सारी यूटिलिटीज़ इसमें साथ साथ हम अप्लाई कर देते हैं। तो लाखों रुपए इनिशियली स्टेज पे जब कमर्शियल हम प्लॉट करवाते हैं तो भी 1000 गज का प्लॉट करवाते हैं तो 2.5 करोड़ रुपए डिफरेंट फीसों में दिए जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद भी वाटर बोर्ड जब हम कनेक्शन लेते हैं तो 50 लाख से 80 करोड़ रुपए डिफरेंट चालान होते हैं कनेक्शन के भी।
वो भी हमने एग्री किए कि हाँ डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होती है। हम वो इदारा है आबाद जो सारी अप्रूवल्स के बाद अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। इलीगल कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जाते हैं हम लोग, और हम चाहते हैं कि एक अम्ब्रेला में ये 6 महीने से हमारी ये टॉक चल रही थी डिफरेंट स्टेज पे। एमडी साहब से हमारी मुलाकात हुई, आबाद हाउस आए, आपके सईद गनी साहब भी आबाद हाउस आए, उन्होंने कहा ठीक है ये आपका राइट है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको दे दिया तो हमें भी एनओसी देनी चाहिए। ये कुछ ड्राफ्ट बन गए, कुछ वर्किंग बन गई, कुछ आबाद के नॉमिनेट इसमें थे जो लोग, वो भी साथ थे, बिल्डिंग कंट्रोल था, सब ने मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी डिज़ाइन की 2 से 3 महीने पहले। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक एनओसी नहीं दी गई। आप सोचे 600 प्रोजेक्ट रुकने का मतलब है 600 अरब रुपए। 600 यूनिट्स की बात नहीं कर रहे, प्रोजेक्ट्स की बात की बात कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट में 1 अरब रुपए का हो एवरेज, तो 600 अरब रुपए मंजमद है। ना एक्टिविटीज हो सकती है, ना इसमें लोगों को रोजगार मिल सकता है, ना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एलाइड इंडस्ट्री चल सकती है, ना ही हमारा स्टाफ 18 महीने से हमारी एक्टिविटीज बंद है। तो सारे स्टाफ भी आप समझे कि हम उसको आधा फ्री कर चुके हैं। और अब ये सिचुएशन है कि ये इस पोजीशन में आ गए कि या तो हम ये कारोबारी बंद हो जाए, मतलब 18 महीने में आप कब तक तनख्वाहें देंगे। हमारे पास एवरेजली 300 से 400 लोग होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर से अपने सब मिला के तब ये बिल्डिंग जाके कंप्लीट होती है। और एक बिल्डिंग में कोई 400-500 लोग ऑलवेज काम करते रहते हैं। इसमें सुपरवाइजर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जितने आप कहें एलाइड इंडस्ट्री सब मिला के, तो ये एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार का भी प्रॉब्लम, हमारे प्रोजेक्ट भी, हमारे पास इन्वेस्टर्स होते हैं और इन्वेस्टर से हमें फाइनेंसिंग नहीं होती, हम इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं प्रोजेक्ट्स पे, और वो हमारे साथ चल रहे होते हैं। और आज ये सिचुएशन है कि 18 महीने के बाद इन्वेस्टर कैसे सर्वाइव करेगा। वो हमारे घरों तक आ गए और उनका कहना है कि यार हमने तो एक पैसे इसलिए लगाए थे कि ये एक्टिविटीज होगी तो हमें पैसा मिलेगा। उस वक्त 90 रुपए का डॉलर था और आज 140 रुपए का, 130 रुपए, 40 रुपए का डॉलर है। तो वो तो इन्वेस्टर तो अपने चीजों का मुनाफा देखता है। तो ये सिचुएशन है कि आज हमारी ये कंडीशन है, मजबूर हो गए इस पे। रफत साहब, इस वक्त यकीन मानिए बड़ी रुला देने वाली कैफियत है जो पिछले 18 महीने से ये हमारा शोबा जो है और इससे मुंसलिक लोग जो है वो देख रहे हैं। लेकिन आज जाहिर है कि हमने देखा कि एम्बुलेंसेज भी फंसी हुई थी, लोगों को बहुत तकलीफ हुई। तो दोनों तरफ आवाम रुली, दोनों तरफ आवामी लोग रुले। क्या कहेंगे रफत साहब? देखे नहायत अफसोसनाक बात तो ये कि जिसका जब दिल चाहता है इस शहर का अमन भी तहबाला कर देता है, और जब चाहता है जहाँ चाहे बैठ के धरना देकर इस शहर में आमदोरफ्त के ज़राए मुअत्तल कर देता है, लोगों को तकलीफ में मुब्तला कर देता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। ये तो रही ये बात। तक मोहसिन शेखानी साहब ने जितनी गुफ्तगू की है, हमें पूरी हमदर्दी है, जितनी मासूमाना तरीके से उन्होंने एक दास्तान अपनी बताई है। यकीनन इसमें हुकूमत की तरफ से भी कोताही होगी, यकीनन इसमें वाटर बोर्ड की तरफ से भी कोताही होगी, लेकिन उन बेचारे लोगों का भी कुछ ज़रा इन्हें ख्याल करना चाहिए जो इनके प्रोजेक्ट और इनके मंसूबों में अपनी बुकिंग करवाते हैं, रुलते रहते हैं। फिर इस शहर की खूबसूरती को ख़राब करने में भी बहुत बड़ा हाथ बिल्डर्स का है। मैं तमाम बिल्डर्स को नहीं कह रहा, साथ मैं इसकी वजाहत भी कर दूं, क्योंकि आप ये बताएं जो जंगल आबाद किया है गुलिस्तान जौहर में, पानी कहाँ से आएगा? जब आप 190 फ्लैटों की आप परमिशन लेते हैं, 1090 बना देते हैं, कई 690 बना देते हैं, कोई मशरूम ग्रोथ हुई है अपार्टमेंट्स की। फिर उसके बाद अगर आप इसी यूनिवर्सिटी रोड पर आ जाएं, गुलशन चौरंगी पर, तो आपने देखा होगा कि एक जमाने में मोती महल के अतराफ में 600 गज के बंगले हुआ करते थे। जब आप उस पर 20-20 मंजिला इमारतें तामीर कर देंगे, फिर भी आप पानी मांगते रहेंगे, क्योंकि वहां गुंजाइश तो इतनी उसकी नहीं है कि जिस तरीके से 20 मंजिल इमारत तामीर की गई है, खौफनाक बिल्डिंगें हैं, उन्हें देखकर खौफ आता है। और आप इसके बाद फिर गुलिस्तान जौहर चले जाइए, और फिर तमाम चीजें जो आप ये वाटर कमीशन के पास क्यों नहीं जाते कि आप ये किसी ग्राउंड +2 की परमिशन थी, आप इस परमिशन का इसका इंतजार भी नहीं करते। उसके बाद आपने जो हाल किया हुआ है, तामीरात का जो हाल है इस वक्त, आप एक नजर निकल जाएं शहर में, देखें किस तरीके से तामीरात हो रही हैं। फिर सियासी शख्सियात की साझेदारी से जो बिल्डर्स अपना कारोबार कर रहे हैं वो सहूलतें सारी लेते हैं। तो इन बातों को क्यों भूल जाते हैं मोहसिन शेखानी साहब? फिर इसके बाद शेखानी साहब से इसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त आलमगीर खान ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। आज ये मामला हमने देखा कि शारा फैसल पर आलमगीर साहब ने किया है, इनके लिए भी कुछ सवाल छोड़े जाता हूं मैं पहले जरा बात करूं, फिर साथ आप देखें। अच्छा चले बोले जी रफत साहब, बोलिए रफत साहब। फिर मैं ये कह रहा हूं कि
अगर आप ये देखें, नजीब हारून साहब जो हैं वो रुकन कौमी असम्बली हैं, बहुत शरीफ आदमी है, बड़े अच्छे नेक इंसान हैं, उनका भी तामीरात का बिजनेस है, वो भी शहर में बड़ा काम कर रहे हैं। इसके बाद फिरदौस शमीम नकवी हैं, अल नजीब बिल्डर है, करीमाबाद पर फुटपाथ पर उन्होंने लिफ्ट बना रखी है, जिस तरह की नाकिस तामीरात कर रहे हैं। फिर और भी लोग हैं, हलीम आदिल शेख के हवाले से इल्जाम सामने आए, तो एक लंबी लाइन है। इन लोगों को पहले चाहिए कि आप एक, कभी आबाद की छतरी तले लोग छुप जाते हैं, कभी सियासी जमातों के उसमें छुप जाते हैं, तो ये सारी चीजें भी इन्हें देखना होंगी। मोहसिन शेखानी साहब आबाद के चेयरमैन हैं, आबाद के रूए रवा हैं, उन्हें इन चीजों पर भी नजर रखनी चाहिए। ठीक है जी, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आलमगीर खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। सवाल बड़े आपकी तरफ, यहाँ पे आपकी पार्टी के बहुत से लोग जो हैं, ज़ाहिर है कि वो इस प्रोफेशन में है, बिल्डिंग इसमें कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से वाबस्ता है, लेकिन शहर में जिस तरीके की मशरूम ग्रोथ हो रही है इस इंडस्ट्री की इसमें यहाँ पे यूटिलिटी का फुकदान है, मास्टर प्लान का फुकदान है, पानी है नहीं देंगे किसे, बिजली है नहीं देंगे किसे, गैस है नहीं देंगे कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये साहब, ये कौन है? बड़ा दुख हो रहा है इनको। आज शारा फैसल बंद हुआ, बड़ी तकलीफ हो रही है इनको, एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी, बड़ी इंसानी हकूक की याद आ गई इनको। अपने प्रोटोकॉल के लिए ट्रैफिक रूट्स ब्लॉक कर देते हैं, दर्जनों लोग फंसे रहते हैं, घंटों घंटों ट्रैफिक जैम रहता है, तब इंसानी हकूक याद नहीं आते इनको। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। नहीं, हमारे इस वक्त हमने ऐसा कोई नहीं है, हमने ऐसा कोई नहीं है जो प्रोटोकॉल के लिए बंद करे। हमारे ब्यूरो चीफ है मोहसिन शेखानी और आप इंसाफ को मुखातिब कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये, मुझे एक बात बताएं, ये नाम लेके मुखातिब करें तो फिर मैं आपको जवाब भी उसी तरीके से दूं। आप बताएं किससे मुखातिब है? रफत सईद से बात कर रहे हैं जी, रफत सईद से आप बात कर रहे हैं। जो भी इलीगल बिल्डिंग्स है, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अप्रूव कराई है, इनकी इन्फ्लुएंस से ये बिल्डिंग्स बनती है। सिंध बिल्डिंग किसके जेर असर है? कौन चला रहा है इसको? ये क्या बेकार के? और हर बिल्डिंग के अप्रूवल पे बेटरमेंट चार्जेस का चालान जमा होता है, यूसी लेवल से लेके ऊपर तक वो पैसे दिए जाते हैं कि इस इलाके की इम्यूनिटीज और इसकी जो बेसिक नीड्स है उसको हुकूमत की जिम्मेदारी है फराहम करना। कहाँ गया वो करोड़ों अरबों रुपए का पैसा जो आपने चालान की मद में लिया है? क्यों नहीं सहूलत दी? ये क्या बेकार बकवास की बात कर रहे हैं कि इन्होंने कंक्रीट जंगल अगर बनाया, किसके जेर असर बनाया और किसकी जिम्मेदारी थी पानी देना? किसकी जिम्मेदारी? K4 का मंसूबा 2006 से अब तक क्यों नहीं बन सका? किससे सवाल पूछूं मैं? आबाद से सवाल पूछूं या सिंध हुकूमत से पूछूं जो पिछले 10-20 साल से बैठी है हुकूमत में? सिवरेज आज पूरा शहर जो है, इमरान मैं जवाब दूंगा। 10 साल हो चुके, सवाल जरा होने दो, बात मुकम्मल होने दें। ये इधर जो है कराची की नीड 1100 मिलियन गैलन पर डे से ज्यादा है और आज बामुश्किल कोई 300-400 मिलियन गैलन पर डे फराहम किया जा रहा है। एक इनसे आज तक डीसैलिनेशन प्लांट नहीं बना। ट्रीटमेंट प्लांट जो मुस्तफा कमाल ने बनाए थे वो सारे खत्म, जंग हो गए, खत्म हो गए। ये जो इनके फिल्ट्रेशन प्लांट है, वहाँ उसको पानी को फिल्टर कराने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया से कोई रेत नुमा केमिकल आता था वो नहीं आ रहा। हर जगह गंदे पानी और पीने के पानी और सीवरेज पानी मिक्स होकर घर घर पहुंच रहा है। 20% कराची में लाइन्स ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है कि घर घर पानी पहुंच सके। आलमगीर साहब, गालिबन आप शायद इस इंप्रेशन में इस वक्त हैं कि जो प्रोसेस इंप्रेशन में है कि मैं सिंध हुकूमत का नुमाइंदा हूं। मैं यही कहना चाह रहा था कि इसमें मुखालिफ से कोई नहीं, हमारे जो इस वक्त आप आबाद का जो प्रोटेस्ट था, सुप्रीम कोर्ट एनओसी दे चुका है कि इस पर लिफ्ट जो बैन है वो लिफ्ट किया जाए, बैन खत्म किया जाए। मैं कोई आबाद का ना तर्जुमान हूँ, ना हिमायती हूँ, ना मैं कोई बिल्डर्स का हिमायती हूँ। मैं ये क्लियरली कह दूं, बिल्डर्स के इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जितने मैंने एहतजाज किए शहर में किसी ने नहीं किया। जितना बिल्डर से लोग तंग है वो मुझे इसका इल्म है। लेकिन एक बात, आपने जिसको गलत ठहराना है तो पहले उसको गलत ठहराएं, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आप जरा एक फहरिस्त बना ले कि किसको पहले नंबर पे गलत ठहराना है। तो सिंध हुकूमत नहीं किया। इमरान, पहले जवाब भाई का थोड़ा सा। इमरान मोहसिन साहब, मैं अगर जवाब दे दूं मेरे भाई, अगर जस्ट एक मिनट, मैं सिर्फ ये उन्होंने कुछ बातें मुझसे मुखातिब होकर की हैं। नहीं, मैं सिर्फ आपको सिर्फ अपने हवाले से जो आपने कहा था, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि 50% कच्ची आबादी शहर में है। क्या वो बिल्डरों ने बनाई है कच्ची आबादियां?
क्या ये घर जितने डेवलपर्स ने लाख लाख रुपए के फ्लैट हमने नॉर्थ कराची में दिए थे, आज 2.5 करोड़ रुपए तक ये फ्लैट चले गए, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीजें। आपने कहा कि जंगल बना दिया, जो अप्रूवल्स हैं उसी अप्रूवल्स पे हम फॉलो करते हैं। आबाद का मेंबर होना और इलीगल कंस्ट्रक्शन होना दोनों बहुत डिफरेंट है। इलीगल कंस्ट्रक्शन वो होती है जिसके नक्शे ही अप्रूव नहीं होते, जिसके कोई चीज नहीं होती, जो पोर्शन और गलियों में बन रहे हैं। आबाद वो है जो 18 महीने से एक नक्शा अप्रूव नहीं हुआ और बैठी भी इंतजार कर रही है कि इसके नक्शे पास हो, उसको एनओसी मिले तो कंस्ट्रक्शन शुरू करें। और उसकी राइट था 6 महीने पहले कि ये वाटर की एनओसी जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 स्टोरी के लिए कहा तो वो लिफ्ट कर दिया उन्होंने कि 6 स्टोरियां बना सकते हैं जब तक पानी का ये प्रॉब्लम हम रिजॉल्व नहीं कर रहे। और 6 महीने से हम अपने 125 प्रोजेक्ट सबमिट करके बिल्डिंग वाटर बोर्ड में बैठे हैं और रोजाना हमें एक नया लॉलीपॉप देते हैं और हमें घुमाया जा रहा है। एक स्टेज ऐसा आया जब ये लोग बिल्डर कभी रोड पे आ सकते हैं, आज ये हाल हो गया है कि हमारे घरों पे लोग इन्वेस्टर्स खड़े हुए हैं, हम रोड पे नहीं आएंगे और हम मरने के लिए तैयार नहीं होंगे तो क्या होगा। और ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की अगर ये भी नहीं होती शहर में तो ये 50% की जगह 70% की अच्छी आबादियां होती। ठीक है जी रफत साहब, अब मेरे ख्याल से आलमगीर साहब इस इंप्रेशन में थे कि आप इसके नुमाइंदे। जी इमरान देखे, मैं एक पहली बात तो ये कहूंगा कि आलमगीर साहब कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं, अगर वो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज एहतियात से इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह है कि अब उनके मर्तबा और उनका जो स्ट्रेचर है वो इस तरह का नहीं है कि वो इस तरह बकवास का लफ्ज एक तो इस्तेमाल करें, और दूसरी बात वो इस गलत फहमी में है कि शायद मैं कोई सरकारी नुमाइंदा हूं, शायद मैं कोई सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूं। वो सारी बातें मुझसे मुखातिब होकर जो जिस तरीके से वो कर रहे थे, पहले वो पूरी गुफ्तगू तो सुनते जो मैंने इससे पहले गुफ्तगू की, बगैर उसको सियाक और सबाक को जाने हुए वो बराह रास्त मुझसे मुखातिब हो गए। हाँ, हो सकता है कि उन्हें तकलीफ इस बात की जरूर हुई हो कि मैंने नजीब हारून साहब का नाम ले दिया, मैंने फिरदौस शमीम नकवी का नाम ले दिया, मैंने हलीम आदिल शेख का नाम ले दिया। शायद इस वजह से वो इतने गुस्से में आए कि वो बराह रास्त मुझसे इस तरह मुखातिब होने लगे जैसे मैं सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूं या किसी सरकारी इदारे की नुमाइंदगी कर रहा हूं। तो इस तरह उन्हें गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है जी आलमगीर साहब, आई होप आप सुन रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा गलत फहमी का शिकार हुआ कि शायद कोई सिंध हुकूमत के नुमाइंदे बैठे। नहीं चले, अगर कोई सिंध हुकूमत के नुमाइंदे हैं भी मैं तो क्या लिए नहीं, मैं एक मिनट, अगर सिंध हुकूमत के नुमाइंदे होते तो मैं बकवास का लफ्ज ही यूज करता, मैं यही लहजा इस्तेमाल करता, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ। चले आगे बढ़ते। अब मसला यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं 50 लाख घरों की, प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं 1 करोड़ जॉब्स की। ये पीटीआई का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा। कैसे मुमकिन है जब आपके पास ये जो यूटिलिटीज है वही नहीं है, कैसे मुमकिन होगा ये सारा? देखिए, एक तो ये जो फाइनेंशियल क्रंच था जो पिछली हुकूमत के विरसे में हमें मिला, अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफी हद तक हम निकल सके हैं, बहाल हो सके मामलात। जो 12 अरब डॉलर का जो डेफिसिट था वो बहाल हुआ है सऊदीया की मदद से। और कहाँ हुआ है? लेट मी करेक्ट यू, सिर्फ 1 अरब डॉलर। लेट मी कंप्लीट। और इसके साथ जो चाइना के साथ मुआहिदे हुए अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, और ये याद रखे पीटीआई की इस वक्त जो सारी मुआशी पॉलिसी है वो हमारी एक्सपोर्ट्स को फरोग देने के लिए और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। जो 20 लाख नौजवान तैयार होता है रोजगार के लिए हर साल, उसको रोजगार देने के लिए। और इसके लिए सबसे अहम जो था वो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट थी, जिससे 72 जिसमें से 43 समथिंग डायरेक्ट अफेक्ट होता है बिजनेस, और बाकी जो है इनडायरेक्ट बिजनेसेस इससे जुड़े हुए हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड से। और इसके लिए 7 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जहां 50 लाख घरों की पहले फेज में उनमें से मुख्तलिफ घर की तामीर शुरू हो जाएगी, जो कि पंजाब, सक्कर के साथ और हमारे इस्लामाबाद वगैरह यहाँ के मुख्तलिफ 7 अजला हैं जहाँ आइडेंटिफाई कर लिया जहाँ ये प्रोजेक्ट की तामीर शुरू हो जाएगी। याद रहे कि जो हम 1 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं वो लेबर इंटेंसिव स्कीम होनी है। इससे सबसे ज्यादा जो रोजगार जुड़ेगा वो लेबर का जुड़ेगा। इसके अलावा चाइना के साथ जो मुआहिदे हुए इसमें सबसे अहम ये था कि हमने सबसे पहली बात ये रखी कि 1% एक्सपोर्ट आप
हमारे हवाले करें, हमसे आलमगीर साहब आगे चल के क्योंकि- वक्त की कमी आ जाएगी, लिहाजा हम थोड़ा सा ड्रैक हो जाएंगे अपने सब्जेक्ट से, क्योंकि मैं बहुत फोकस होकर इस वक्त इमरान, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। बस जी पूछिए। अच्छा, मैं आलमगीर साहब नहायत एहतराम से, क्योंकि आप हमारे मौजूद रुकन कौमी असम्बली हैं और फिर मेरी रिहाइश भी इसी इलाके में जहां से आप मुंतखब हुए हैं, और एक जमाना था MKM से भी हम इसी तरह डरा करते थे, अब आपसे भी डर लगता है हमें। बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि फिक्सिट का जो दफ्तर है वो भी कहा यही जाता है कि बंगाली पाड़े में वो भी एक कब्जे के प्लॉट पर बना हुआ है, किस हद तक दुरुस्त है ये बात? सर फिक्सेट का प्लॉट जो है अबुल हसन अस्फानी रोड के कमर्शियल लेन पर मौजूद है। मेरे वालिद साहब दिलावर खान के नाम पर है। आप अगर मुझे मिले या मैं आपको भिजवा दूं, जो हमारे यूटिलिटी बिल्स हैं वो आपको भिजवा दूं, आपको हैंड ओवर कर दूं, तो वो मेरे वालिद साहब के नाम पे जाके चेक करा लें। और अगर नहीं होता, अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो आप ही अथॉरिटीज को कंप्लेन करके मेरा ये प्लॉट एनक्रोचमेंट में, मेयर तो मेरा दोस्त नहीं है ना, मेयर को कंप्लेन कर दें कि मेरा दफ्तर गिरा दे आके। चलिए जी, बहुत अच्छा वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ना शेखानी साहब, इस वक्त हम तो ये समझ रहे थे, और इससे पहले भी आप प्राइम मिनिस्टर जब नवाज शरीफ थे तब भी आप लेके गए थे एक लो कॉस्ट हाउसिंग का प्रोजेक्ट, और PTI की गवर्नमेंट में भी लो कॉस्ट हाउसिंग, जिससे 50 लाख घर, 5 मिलियन घरों की बात की जा रही है। आपके पास ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, आप देंगे क्या? मैं 4 दीवारें खड़ी करके और बोल देंगे कि 5 लाख घर बन गए? क्या है क्या आपके पास डिलीवर करने के लिए? देखें, जब कोई प्लान किया जाता है तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिजाइन किया जाता है। जब आप लोगों को कच्ची आबादियों में रखना चाहते हैं तो कच्ची आबादियों में कहां से बिजली पानी देते हैं? लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, लोग गैस इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग्स नहीं करती गैस इस्तेमाल, बिल्डिंग पानी इस्तेमाल नहीं करती, भी रहेंगे। ये पॉपुलेशन 2 करोड़ की शहर की है, ये हाई वर्टिकल रहेगा, हॉरिजेंटल रहेगा, जैसे भी रहेगा, पानी पिएगा, गैस लेगा, इलेक्ट्रिक लेगा। आप उसको बुरे हाल में रखें कच्ची आबादियों में, आप उनको खस्ता मतलब बिलो द लेवल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट रखे, फिर भी वो जी रहे हैं। तो वो जब आप उनको वो चीज एनवायरमेंट ही नहीं देंगे तो कैसे होगा? वो कब कहां उनको मोहब्बत होगी? खुदा रहा, ये प्लान स्कीम इसीलिए डिजाइन की जाती है कि कच्ची आबादियां खत्म हो। कच्ची आबादियां तो कोई नहीं डिजाइन करता, ये वक्त के साथ जब घर नहीं होता तो लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं। जराइम पलते हैं जनाब, जराइम पलते हैं कच्ची आबादियों में, बहुत ज्यादा हमने देखा। आप जरा असलाह देखें, आप जरा मनशियात देखें, ये सारी चीजें हैं। इसी मोड़ पे प्रोग्राम में ज़ाहिर के इस वक्त आलमगीर खान, रफत सईद और हमारे साथ मौजूद है मोहसिन शेखानी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कराची के इस मसले को मजीद आगे लेके चलेंगे। वेलकम बैक। आज आबाद का एहतजाज और ज़ाहिर के उनके जो मसाइल हैं उसको मीडिया ने उजागर किया और बड़ी फोर्सफुली जो है उजागर किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन शेखानी साहब, आप सरबराह हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। मोहसिन साहब, एक जो आपका मसला है ये खालिसतन इंतज़ामी मसला है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इसको हल होना है, लेकिन कुछ तासुर ये मिल रहा है कि ये सियासी मसला जो है वो बनता चला जा रहा है। कुछ तासुर ऐसा मिल रहा है कि आबाद के पीछे सपोर्ट जो है वो कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या आबाद के खिलाफ जो स्टेटमेंट आज वज़ीर बल्दियात का आया सईद गनी साहब का कि आपको इस तरह से एहतजाज नहीं करना चाहिए था। फिर तीसरा, आपके कैंप में फारूक सत्तार साहब आ जाते हैं वो आपकी हिमायत में। तो ये सियासी चीजें ज्यादा बन रही हैं। आप किस तरह से इसको सियासत से अलग रखेंगे? और जो आपकी एसोसिएशन है, क्योंकि अभी शहर में आप देख रहे हैं कितना बड़ा मैस ऑपरेशन हो रहा है, ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी बिल्डिंगें आपकी थी जो इस वक्त इस इंक्रोचमेंट की जद में आई, जरा ये भी बताइएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जो इस इंक्रोचमेंट के जर्द में आई अभी तक आबाद के किसी एक मेंबर की। हाँ, ये तो हुआ होगा कि आबाद के मेंबर की जगहों पे कब्जा हो गया और घर बना दिए गए और चाइना कटिंग कर दी गई, लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आबाद ने एक आवाज़ भी उठाया और आबाद सपोर्ट करता है। कराची के मसाइल जितने हैं उसमें अगर कोई चीज़ बेहतरी है तो हम उसके साथ खड़े हैं, इसलिए कि हमारी बच्चे भी यहीं रहना है और यहीं हमारा फ्यूचर है, कहीं दुनिया में नहीं जा सकते। दूसरा ये, जैसे आपने कहा कि सियासी लोग, मैं उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी वो लोग आज हमारे कैंप में आए। ये उनकी बड़ापन है जो वो आए, वो वोरा साहब हो, फारूक सत्तार हो, हमारे आलमगीर साहब हो, दूसरे हमारे क्या मैंने और थे साथ, इसके अलावा तेली साहब हमारे पास आए, फेडरेशन से खालिद तवाब और वो टीम आई हमारे पास,
तो ये पूरे शहर का मसला है, कराची का मसला था, ऐसा नहीं आबाद का अकेला मसला था, ये शहर का मसला है। पानी का मसला, पानी हमारा काम नहीं है देना, बिजली हमारा काम नहीं है देना, ये हुकूमतों का, महकमों का काम है, ये फेलियर ऑफ डिपार्टमेंट है। तबाह हो गए इदारे, कोई पूछे इन इदारों को, जो बल्कि हमें पूछा जा रहा है। हमारा तो कारोबार है, हम कारोबार कर रहे हैं। हमारी तो ख्वाहिश होती है कि हम बाहर मुल्कों में देखते हैं कि दुबई में और ये ऐसी बिल्डिंग है, तो हमारे शहर में क्यों नहीं है, हम क्यों वर्टिकल पे नहीं जा रहे। और जितना आप वर्टिकल पे जाएंगे उतना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होगी, आप कवर कर सकते हैं। जितना हॉरिजॉन्टल आप बढ़ते जाएंगे, शहर हैदराबाद से दूर होते जाएंगे, वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आपको सिचुएशन पता है। हमें आपके साथ रहा हूं 2012, 13, 14 में, और हम आ नहीं सकते थे सुबह यहाँ पे। और आर्मी का हमें शुक्रगुजार हूं कि पाक आर्मी के ये सारे जो रेंजर्स ने और पुलिस ने हमारे जो ऑपरेशंस किए, और आज हम बैठे में, नहीं तो भत्ता हमारे लोग मारे गए हमारे साथ, मतलब हमें साइड पे नहीं जा सकते थे। अब जाहिर है कि ये सिचुएशन आई, तभी आपकी एक्टिविटी भी शुरू हुई। नाउ ये जो 50 लाख घरों की बात है, क्या इस प्रेजेंट सिनेरियो में मुमकिन होगा? क्यों नहीं, बिल्कुल मुमकिन है, हर चीज पॉसिबिलिटीज है अगर हम करना चाहे तो। देखें, पानी तो ये 50 लाख, कोई और लोग आगे इसमें आबाद नहीं होंगे, ये कच्ची आबादियों में जो लोग हैं उन्हीं के लिए ये फैसिलिटीज सबसे पहले होगी, इसलिए कि ये 20-25 लाख रुपए का घर है, जिसमें से 20 लाख रुपए फाइनेंस दे रही है और 5 लाख रुपए में घर मिलेगा। तो ये भी किसी भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैं कह रहा हूं, हम तो 7 साल से शोर कर रहे हैं कि खुदारा लो कास्ट हाउसिंग पे काम करे, ताकि लोग को हम अच्छी रिहाइश दे सके, ताकि ये क्राइम और जराइम खत्म हो कच्ची आबादियों से। अच्छा, अब बात ये रहती है इस वक्त आलमगीर साहब भी मौजूद है। आलमगीर साहब इस वक्त निकले हैं, फैसल वाडा साहब निकले हैं ये कमान लेके कि पानी की तकसीम के हवाले से। कितना आप समझते हैं कि मामलात बेहतर हो जाएंगे? क्योंकि ये कोई 1-2 साल में सही होने वाले मसाइल नहीं है, बड़े बहुत पीछे से बैकलॉग है इसका खराब होने का। देखिए, यकीनन तकसीम जो है वो उसके बैकग्राउंड या उसकी डिटेल तो वाउडा साहब बेहतर बता सकते हैं। मेरी कोई इतनी डिटेल स्टडी नहीं है तकसीम पर। हाँ। लेकिन 91 का एक अकॉर्ड, एक मुआहिदा मौजूद है सिंध की तकसीम के लिए, और वाउडा साहब ने नेशनल असेंबली पे इंश्योर किया है कि उसको फॉलो किया जाएगा। और जहाँ जहाँ जो पंपिंग स्टेशन जहाँ काम नहीं कर रहे या जहाँ चोरी है, उस पर भी वाउडा साहब जो है वो, जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने जामशोरों में एक रेड की थी, कराची के मुख्तलिफ जो हाइड्रेंट से चोरी हो रही है या जो हमारे सप्लाई लाइन है उसमें चोरी के कनेक्शन लगा दिए, तो इन सब पे फैसल वाउडा वर्किंग कर रहे हैं। और याद रहे, ये जो हाइड्रेंट है, जो लीगल हाइड्रेंट है, कोई 1.5 से 2 करोड़ रुपए की इनकम है पर डे की इनकी। तो लिहाजा ये वाटर बोर्ड को भी अच्छा नहीं लगता कि पाइपलाइन में जो है पानी सप्लाई किया जाए, वो इस पे ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इनकम बिजनेस है। आप खुद एमएनए बने, अब आवाम ने आपको वोट दिया, एक मैंडेट दिया है, आपसे लोग आके पूछते हैं कि कब देंगे पानी? इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कुछ कंप्लेन है MA 243 में, तो वो पानी और सीवरेज की है। और मैं लिटरली इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि, और वाटर बोर्ड जो है वो, अगर उसको 10 कंप्लेन हम हवाले करते हैं तो उसमें से 2 हल होती हैं और बाकी 8 जो है वो हवा हो जाती है। तो मैं बिल आखिर इस नतीजे पे पहुंचूंगा अभी करीब कि मुझे भी इसी तरीके से सड़कें बंद करनी पड़ेंगी, एहतजाज करना पड़ेगा, और फिर आप कहेंगे कि आपने इस मसले को सियासी बना दिया। जब कोई मसला हल नहीं होगा तो बिल आखिर वो मसला सियासी बनेगा। अच्छा। अगर आप पहले हल कर देंगे तो नहीं होगा सियासी, ना आलमगीर आएगा, ना फारूक सत्तार आएगा। ये मसला हल नहीं हो पा रहा रफत साहब, मसला जो है इंतजामी मसला है, लेकिन वो सियासी बनता जा रहा है। ये मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? दूसरी चीज, क्यों हमारे इदारे खराब हो गए? वाटर बोर्ड क्यों खराब हो गया? देखिए, मसला तो जो गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा यही हो रहा है कि मसला आने वाले दिनों में मज़ीद सियासी होगा, और आलमगीर साहब ने तो अपनी गुफ्तगू में बता ही दिया है कि आने वाले दिनों में वो भी इसी किस्म का धरना दे सकते हैं अपने मसाइल के लिए, और जो हल नहीं हो रहे हैं। मैं एक बात कहूँगा मोहसिन शेखानी साहब से कि अगर सियासी मसला ना रहे, अगर ये जितने लोग आपके साथ हमदर्दी कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि ये हमदर्दी में खाली आ रहे हो। मेरे ख्याल में मेरी मालूमात, नाक़िस मालूमात के मुताबिक तो यही है कि बहुत सारे सियासी शख्सियात जो हैं वो शराकतदार हैं बहुत सारे बिल्डर्स की, और वो अपने वो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने तमीराती इदारों में कर रखी है, जो बिल्डर्स के साथ कर रखी है, उसको सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए सबकी तवज्जो इस जानिब है। अब चाहे मेरी इस बात से इत्तेफाक करें या ना, तो अगर ऐसा है तो इसमें बुरा क्या है? बुरा क्या है? मैं मुझे बताइए ना, अगर इसमें ऐसा है बुरे की बात नहीं, देख बुरा की बात नहीं हो रही है, बात है पर उसी तरीके से वो जो लोग सियासत कर रहे हैं वो आगे आकर इस मसाइल के हल के लिए भी बात करें। अब बज़ाहिर तो तासुर यही दे रहे हैं कि वो इनकी हमदर्दी में आ रहे हैं, वो इनकी हमदर्दी में, आम आदमी की हमदर्दी में नहीं आ रहे, अपने कारोबार की हमदर्दी के लिए आ रहे हैं, अपने कारोबार को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए आ रहे हैं। अगर अवामी तवज्जो इतनी है तो मेरे ख्याल में इतनी मशरूम ग्रोथ होती नहीं। मेरे ख्याल में मशरूम ग्रोथ के लफ्ज से मेरे ख्याल में आलमगीर साहब भी बुरा मानते हैं, मोहसिन शेखानी साहब भी। इससे मुराद ये है कि आप बिला मशरूम ग्रोथ से मुराद मेरी ये है कि अगर आपको 5 मंजिल की इजाजत है तो 7-7, 8-8 मंजिल क्यों बनाते हैं? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी रोड पर आप आए, इस वक्त भी तामीरात जारी है, वो तकरीबन वो बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी थी, मजीद 2 एक्स्ट्रा फ्लोर डाले जा रहे हैं। वो किसी ने कौन देख रहा है? कोई आबाद आके उन्हें रोक रही है, कोई बिल्डिंग कंट्रोल रोक रही है। सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो वाहिद इदारा है जो इस सारे जराइम का मुकम्मल तौर से जिम्मेदार है, उनकी सरपरस्ती में सारा काम होता है और मिली भगत से होता है। मोहसिन साहब, और जब तक ये काम होता रहेगा ये शहर नहीं ठीक हो सकता। मोहसिन साहब देखिए, 2 सेक्टर काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। हम आज भी आपको कह रहे हैं कि अगर कोई भी आबाद के डेवलपर्स की या बिल्डर की कोई भी एक्स्ट्रा फ्लोर वाली बिल्डिंग है, आप मुझे आज बताएं, मैं आपके साथ खुद खड़ा रहूंगा और मैं खुद उसको कंडेम करूंगा, बल्कि कहूंगा कि इसको तोड़ दें। आज ऐसा नहीं है जो आप रिफत कह रहे हैं। रिफत आप एक ही तरफ कर रहे हैं, जहां हमारे साथ प्रॉब्लम है। हम ये बिल्डर कभी रोडों पे निकल सकते हैं? ये आज इस पोजीशन में आए कि रोड पे बैठे। परेशानी की बात वही है कि आज आप लोग रोड पे, मतलब क्या हालत कर दी होगी हमारी, क्या सिचुएशन हो गई होगी, कितने 5 लाख लोग रोजगार से खत्म हो जाएगा इससे। जितनी एलाइड इंडस्ट्री चल रही है वो खत्म हो रही है। रिफत, आपको तो देखना चाहिए, आपको हमारे साथ बैठना चाहिए। हाँ, अगर कोई भी एक ऐसा काम कर रहा है जो हमारा मेंबर है तो हम कहेंगे नहीं यार, ये हमारा मेंबर नहीं होना चाहिए, हम उसके अगेंस्ट भी जाएंगे, हम उसके आपके साथ। चले जी, एक आपने इजाजत दिए तो एक चेक एंड बैलेंस जरूर रखेंगे इसके ऊपर, मीडिया जो है आबाद के मेंबर्स पे और इस तरह की जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर। नाउ कमिंग बैक टू आलमगीर साहब, लोकल बॉडीज इलेक्शन भी होने वाले हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में हमेशा इश्यूज, ये इन्हीं चीजों के ऊपर सियासत हुई है। ये चीजें हल हो जाए, मसले हल हो जाए तो फिर सियासत हम किस चीज पे करेंगे? देखिए, पहले तो मैं रफत भाई से रिक्वेस्ट करूं कि जो शुरुआत में मुझे गलत फहमी हुई, तो अब वो उस गलत फहमी के नतीजे में वो खुद गलत फहमी का शिकार ना हो। पहले मेरा गुलशन का ऑफिस बंगाली पाड़े में उन्होंने करवा दिया और उसको कब्जे का बता दिया। उसके बाद अब बिल्डर से मुझे या मेरे दोस्तों को जोड़ रहे। मैं सिर्फ ये वाजे करूं, आप आज न्यूज का चैनल किसी भी इलीगल आबाद के मेंबर की बिल्डिंग मुझे आइडेंटिफाई करके दें। अगर मैंने उस पर शोर नहीं मचाया, अगर मैंने उस पर एहतजाज नहीं किया, फिर मुझे कहना। अगर मैंने वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन नहीं रुकवाई तो फिर मुझे कहना। वो चाहे आबाद का प्रेसिडेंट हो, आबाद का मेंबर हो, कोई भी हो, गलत काम होगा तो मैं इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरा दोस्त क्यों ना हो। मतलब पहले आप ढक्कन लगाते थे, अब ऐसे ढक्कन उठाने का मामला अब निकलना। नंबर दो ये कि जब मैं कचरा उठा रहा था तो क्या जो कचरा उठाने वाले मेरे भाई है जो छोटे बोरियों में कचरा उठाते हैं, क्या वो मेरे दोस्त थे? जब मैं ढक्कन लगा रहा था तो क्या हीरोइंची मेरे दोस्त थे? जब मैं सड़कों की तामीर के लिए निकला था तो जो सड़कें तोड़ते हैं वो मेरे। इश्यूज पर सियासत होती है। ये सियासत का अमल क्या है? ये प्रोटेस्ट का अमल सियासी अमल होता है। सियासत पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक इश्यूज पे की जाती है। अगर पब्लिक इशू का कहीं होगा, हल नहीं हो रहा, तो पॉलिटिक्स अमल किस चीज का है? यही तो फेयर पॉलिटिक्स है, यही तो जायज सियासत का तरीका है कि पब्लिक के इश्यूज को आगे उसको उजागर करना, मेन स्ट्रीम में लाना। फिर मैंने बना किस लिए अगर मैं ये काम नहीं कर सकता? तो ये अगर इसको कोई सियासत, हाँ हम सियासत ही कर रहे हैं इस काम पर, हम तो बैठे ही इसी चीज के लिए। मुझे जो पब्लिक इशू मिलेगा मैं उसको हाईलाइट भी करूंगा, उसके लिए मैं प्रोटेस्ट भी करूंगा, चाहे मुझे सीएम हाउस के बाहर बैठना पड़े मैं करूंगा, वो चाहे किसी का भी मसला हो। अभी तक कैसी कोऑर्डिनेशन चल रही है आपकी सूबाई हुकूमत से, सिंध गवर्नमेंट से?
इन मसाइल पे? सूबाई हुकूमत के लिए वाटर एमडी बोर्ड से मैं 1 हफ्ते से टाइम मांग रहा हूँ और आजकल में टाइम मिल रहा है। डीएमसी से मैंने मदद मांगी, मुझे कोई नतीजा नहीं मिला। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने मुझे सुना भी और मेरे मामलात का हल भी निकाल रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की भी मैं एक जगह तारीफ करूंगा, उन्होंने मुझे सुना, मेरा मसला हल किया। ठीक, तो जहां ये सुनेंगे मैं इनकी तारीफ करूंगा, जहां ये अकड़ दिखाएंगे फिर अकड़ मैं सड़कों पे दिखाऊंगा इनको। लेकिन आलमगीर साहब, इसी मीडिया ने आपकी सरगर्मियों को उजागर भी किया है, आप इस बात को भी मद्देनजर रखें कि जब आपने इस काम का आगाज किया था, मीडिया ने मेरी बहुत मदद की है हमेशा। मैं यही कह रहा हूँ रफत साहब, शुरू में मैं गलतफहमी का शिकार हुआ, मैं उसके लिए माजरत। चले वो ठीक है, आपका अच्छा जेस्चर कि आपने उसको वो कर लिया। नहीं, वो बिल्कुल कबूल करें, वो आपने कह दिया, वो बात खत्म हो चुकी, क्योंकि आपको गलतफहमी यही थी कि इस जानिब शायद सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी हो रही है। मैं माफी चाहता हूँ फिर से। अच्छा, अब शेखानी साहब, अब आज जो आपको जाहिर है कि अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एमडी साहब ने जो है 3 मेरे ख्याल से एनओसी जारी किए और फिर बाकी के लिए कहा है कि उसको डेली बेसिस पे कहेंगे, तो प्रॉब्लम तब हल हो जाना चाहिए या बिल्कुल। आज अगर प्रॉब्लम हल हुआ तभी तो हम वहां से उठे, अगर प्रॉब्लम हल नहीं होता तो हमारे पास तो हम बैठे ही होते, वहां उसके ऑफिस के बाहर बैठे थे। अब उसका ऑफिस ही शारा फैसल पे है, तो शारा फैसल ही ब्लॉक होगा ना, लोग ज्यादा होंगे तो। अब लोगों के पास ये पोजीशन थी कि और कहां जाएंगे, जब ऑफिस आपका शारा फैसल पे है, जब आपके ऑफिस के बाहर 5000 लोग आ जाएंगे तो रोड ब्लॉक होगा, गाड़ियां होंगी, चीजें होंगी। तो हम तो काफी अरसे से 6 महीने से जो चीज कह रहे थे वो आज कर दी। बात ये है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचे तो फिर एमडी वाटर बोर्ड जो है वो आए आपसे मिलने। आज हमारा काम कर दिया तो 6 महीने में 600 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट जो रुकी रही और लोगों को जॉब नहीं मिली, और इंजीनियर और जितने सुपरवाइजर और जितने लेबर और जितनी अलाइड इंडस्ट्री थी उन्होंने काम नहीं किया, इसका कौन जिम्मेदार है 6 महीने का? मतलब 600 अरब रुपए लोगों के लगे हुए थे। पॉइंट क्या था, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है 4-5 साल बाद, तो फिर अभी एनओसी क्यों नहीं दी जा रही थी? अभी तो बनी नहीं चाहिए था ना। क्या प्रॉब्लम है, क्या कहना था उनका? क्योंकि हमने भी बड़ी कोशिश की एमडी वाटर बोर्ड से बात करने की, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई इस प्रोग्राम के लिए। उनका यही कहना था, सिंध हुकूमत जो है वो भी अपना वहां पे भी हमारी कोशिश हुई थी बात करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे भी राब्ता नहीं हुआ। इससे पहले बिल्डिंग बाय लॉज में एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें टेकअप की तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें होनी चाहिए और इससे आपकी चीज़ें मतलब आगे लोगों को टारगेट मिलेंगे, वाटर बोर्ड को क्या देना है, इलेक्ट्रिक को क्या देना है। हमने एग्री किया कि नहीं ठीक है, अगर चीज़ें, हमने कहा कि हम एनओसी अप्लाई कर देते, हमने एनओसी अप्लाई कर दी। 2 महकमों ने आपको दे दी 8 दिन में एनओसी, एक महकमा 6 महीने से एनओसी नहीं दे रहा और रोज टाल मटोल कर रहा है। एक लिमिटेशन है लोगों की तकलीफ देखे कहां पहुंच गई है। ये वो लोग हैं जो अपने केबिन से नहीं निकले, एयर कंडीशन में से हिल नहीं सकते, ये आज सड़कों पे बैठे हैं। ये बिजनेस कम्युनिटी जो अरबों रुपए टैक्स दे रही है और चीजें आपके साथ चल रही है। ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस, ऑर्गेनाइज्ड वे। अच्छा, बस 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स है रफत सईद, इस मसले का कुछ हल देख रहे हैं आप? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेरे ख्याल में ये शहर सबका शहर है। इसमें जैसा कि मोहसिन शेखानी ये बात कह रहे थे कि हमारे साथ होना चाहिए, बिल्कुल जायज़ मसले पर आपके साथ है, लेकिन इस मसले को हल करने का ये तरीका बेहतर नहीं है। इसके सिर्फ जो आज बातचीत का आगाज़ किया है, मेरे ख्याल में ये पहले भी हो सकता था। अब ये कहते हैं कि वो सुनने पर आमादा नहीं थे, तो मेरे ख्याल में उस मसले को भी एड्रेस करना चाहिए कि वो सुनने पर क्यों आमादा नहीं थे। और आने वाले दिनों में अगर इस किस्म के धरने हुए तो आम शहरी ज़रूर परेशान होगा। और फिर वो यकीनन, एक बात आखिरी और कहूंगा मैं कि देखें, अगर ये सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे अगर आबाद के बिल्डर दूर हो जाएं तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में बहुत शुक्रिया आलमगीर खान, मोहसिन शेखानी और रफत सईद हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। अब बात कहां जाके रुकती है, चीजें किस तरीके से बेहतर होती हैं, ये आगे आने वाला वक्त इसका बेहतर फैसला करेगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।